Good afternoon. I hope you might have seen your Saturday's video. We are going to continue our chapter number 23 government from page number 197. So everyone be ready with your textbook. Today we are going to start with the forms of government. Different type की कौन-कौन टाइप की गवर्नमेंट्स होती है ये यहाँ पे हमें जानना है. So let's start. Forms of government. There are various forms of government that functions in different parts of the world. Let us learn more about them. हमारे पूरे वर्ल्ड में different टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, तो यहाँ पे ये सारे डिस्कस की है. Let's start. First है monarchy. Monarchy is a government whereas a monarch, the king or a queen, an elected person rules over a kingdom and has the power to make laws and administration the people of the kingdom. मोनार्ची मतलब जब किसी, जिसको हम राजाशाही बोलते हैं, जहां पे सिर्फ राजा का राज होता है, राजा और उसकी किंगडम का राजा मतलब किंग, क्वीन एंड द पर्सन हु आर इलेक्टेड बाय द किंग, उन सबका जहां पे राज होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो भी लॉज होते हैं, वो सारे किंग के होते हैं उसके किंगडम में. उसको हम मोनार्ची कहते हैं. मोनार्चीज वर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिस्ट्री. पहले के जमाने में, हमारे हिस्ट्री में लॉन्ग टाइम बैक, सिर्फ और सिर्फ इसका ही राजाशाही किंगडम का ही राज था. हमारे इंडिया में भी, आज हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हजारों सालों पहले जैसे कि बाबर राजा, अकबर आए थे, टीपू सुल्तान थे, इस तरह से डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट प्लेसेस में राजाशाही थी. उन लोगों का एक एरिया होता था, वो एरिया पूरा राजाशाही मतलब किंग के द्वारा ही हैंडल होता था. आज भी जो यूएई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे दुबई, शारजाह, अबू धाबी, वो जो सिटीज है, वहाँ पे आज भी राजाशाही है, वहाँ पे आज भी मोनार्ची है और वहाँ पे राजा का राज ही चलता है. The monarchy is a hereditary in nature, which means that the crown is passed down from one member of the family to another. मोनार्ची हमेशा हेरिडिटरी होते हैं. हेरिडिटरी मतलब वारसागत. एक राजा के बाद उसका जो भाई होता है या फिर उसका सन होता है, वो उसकी गादी संभालता है. जैसे कि बाबर था, उसके बाद उसका बेटा अकबर आया, फिर उसका बेटा, ऐसे करके राजाशाही आगे चलती है. Under this system of government, although the Maharaja was held by a group of ministers in administrating the kingdom, she held absolute authority and was not answerable to anyone. जो राजा होता है ना, उसकी पूरी किंगडम होती है, उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटर होता है. जैसे कि उनके सब सेनापति हम जो कहते हैं, वो सारे लोग इनकी किंगडम संभालने में उनको हेल्प करते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन हमेशा किंग का होता है. और जो भी किंग का डिसीजन होता है वो सबको फॉलो करना होता है. किंग किसी को भी आंसरेबल नहीं होता है. ओके, किंग किसी को आंसरेबल, वो जो भी कहे वो हमें मानना ही होता है. तो ये होता है मोनार्ची. उसके बाद आती है डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप मतलब एक पर्सन का राज. वो राजा नहीं होता, लेकिन एक पर्सन होता है जिसका राज होता है. A dictatorship is a form of government when a single person or a small group of people rules the country without paying attention to the wishes and needs of the people. डिक्टेटरशिप पे कोई एक पर्सन या फिर एक छोटा सा ग्रुप पूरे एरिया के ऊपर हैंडल करता है, किसी की भी बातें सुने बगैर. वो पीपल की मतलब कॉमन पीपल की कोई बात नहीं सुनता, लेकिन एक वो पर्सन पूरे उसके एरिया को कंट्रोल करता है. उसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं. इन अ डिक्टेटरशिप द पीपल ऑफ द कंट्री हैव नो फ्रीडम एंड नो पावर एट ऑल. डिक्टेटरशिप में कॉमन पीपल का कोई पावर नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता. सिर्फ और सिर्फ वो जो सिंगल पर्सन होता है उसका ही ओवरऑल पावर रहता है. It is the dictator who has all the powers and authority to govern the country. सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटर के पास ही वो अथॉरिटी होती है कि वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करे, उसके पास ही सारे पावर्स रहते हैं. A dictator rules for as long as she holds power. There are no elections in the dictatorship.
डिक्टेटरशिप में कोई इलेक्शंस नहीं होते कि हम लाइक पब्लिक के पास ऐसा कोई चांस होता है कि वो अपने डिक्टेटर को चूज करे, नहीं, डिक्टेटर खुद ही पूरे एरिया को कवर करता है और पीपल के पास, कॉमन पब्लिक के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, सिर्फ या फिर वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है या फिर एक सिंगल पर्सन होता है जो पूरे एरिया के ऊपर कंट्रोल करता है। फिर पीपल के साथ अच्छा हो रहा है कि बुरा नहीं है वो नहीं, वो जो कहेगा वो ही सबको मानना होता है, वो होती है डिक्टेटरशिप। ओके, अब बात होती है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी जो अभी हमारे इंडिया में है, जिसको हम पब्लिक का राज कहते हैं, राज्य, ओके, पीपल का राज उसमें। A democracy is a form of government which draws its authority from the people of the nations through universal adult franchises. डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट आती है वो पीपल के जरिए, पब्लिक के जरिए आती है थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस means that the adult citizen, those who are 18 years of age and above, of a democratic country, irrespective of their class, caste, gender, religion, race or region, can cast their vote in an election and elected representative who will then govern the country on their behalf. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस का मतलब होता है कि हमारे मतलब कंट्री का एडल्ट पीपल किसको कहते हैं, जिसकी एज 18 से अबाव हो। जो लोग 18 से अबाव होते हैं वो कोई भी कास्ट का, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जेंडर का हो, कहाँ का भी हो, वो कुछ माना नहीं जाता। अगर वो कंट्री का रेसिडेंशियल है तो उसके पास इलेक्शन का वोट, इलेक्शन की अथॉरिटी है। वो जो भी जिस गवर्नमेंट के इंसान को, जो गवर्नमेंट का कैंडिडेट होता है उसको वोट देना चाहता है, वो उसको वोट देता है। फिर लास्ट में वो वोट की गिनती होती है और उसमें जो विन होता है वो गवर्नमेंट का कैंडिडेट हमारे सबके बिहाफ से हमारे कंट्री को चलाता है। लेकिन जो भी ऑथोराइज पर्सन उस गवर्नमेंट में आता है वो उसको इलेक्ट कौन करता है, हम पब्लिक करते हैं। कौन पब्लिक, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस के अंदर आता है, मीन्स जिसकी एज 18 से ज्यादा है, जो अभी हमारे इंडिया कंट्री में है। आपको जैसे पता होगा, आप तो अभी छोटे हो लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स वो सब वोट देने जाते होंगे जो 18 प्लस है और वो उसको वोट देते होंगे जो वो चाहते हैं कि हमारे कंट्री को रन करे, हमारे कंट्री को स्मूथली रन करे। फिर ये जब इलेक्शंस खत्म हो जाता है तो सारे वोटों की गिनती होती है, उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है वो हमारे गवर्नमेंट को रूल करता है ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक ने उसको सिलेक्ट किया है। ये होता है डेमोक्रेसी। If the people are not satisfied with the functioning of the government, they may choose a new government in the next election through voting. अगर आपने एक कैंडिडेट को चूज कर लिया है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि वो अच्छे से अपना हमारा कंट्री रन नहीं कर पा रहा है, तो 5 इयर्स, कोई भी इलेक्शन होती है वो 5 इयर्स के टर्म्स में होती है। 5 इयर्स के बाद न्यू कैंडिडेट्स वापस आते हैं, न्यू इलेक्शंस वापस आते हैं। तो अब जब नेक्स्ट इलेक्शंस आता है तब उनको आप रिप्लेस भी कर सकते हो, उसको आप वोट नहीं दोगे अगर आपको लगता है कि ये कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं है और आप न्यू कैंडिडेट को वोट दोगे तो हमारी गवर्नमेंट चेंज भी हो जाएगी। Most countries in the world today are democracies. There are a time when a right to vote was only given to men who were educated and owned property. आज के अभी दौर में मोस्ट ऑफ द कंट्री, वर्ल्ड के जितने भी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वहां पे डेमोक्रेसी है। पहले के जमाने में ऐसा भी एक टाइम था कि जब वोट सिर्फ मैन देते थे, वुमेन, चिल्ड्रन कोई नहीं देता था, सिर्फ मैन देते थे, और वो भी वो मैन जो एजुकेटेड होते थे और जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी, ऐसे ही लोग वोट देने जाते थे पहले के जमाने में। ऐसा भी एक दौर आया था कि उस टाइम पे, आज तो कोई कास्ट कोई नहीं, गरीब अमीर छोटा बड़ा सब लोग वोट दे सकते थे, लेकिन ऐसा एक टाइम था
जब सिर्फ और मैन, और वो भी एजुकेटेड मैन, और ओन्ड प्रॉपर्टी की मतलब उसके पास जिसकी खुद की प्रॉपर्टी होती थी वो ही वोट देने जा सकते थे। It was only over time and after a long struggle that voting rights were given to others. वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए था, उसके बाद सबको बहुत स्ट्रगल करने के बाद सबको वोटिंग राइट्स दिया गया। The women suffragette movement was one such struggle led by women to fight for the right to vote. वुमन का एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसको वुमन सफ्रगेट मूवमेंट्स कहते थे, जिसमें सारी वुमेन ने फाइट किया था कि उसको भी वोट देने का राइट मिले। किसके अंडर? वुमन सफ्रगेट मूवमेंट्स के अंडर। इट बिगेन इन द यूएसए इन 1848. Before spreading to other parts of the world, the movement derives its name from the word suffragette, which means to vote. ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट? यूएसए में 1858 में। उसके बाद हर एक वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी वो स्प्रेड हो गया था। और ये वर्ड सफ्रगेट का मतलब होता है टू वोट, तो इससे इसका नाम पड़ा था वुमन सफ्रगेट मूवमेंट, जिसके अंडर वुमेन्स ने फाइट की थी कि उन लोगों को भी वोट करने का अधिकार, उनको भी राइट मिलना चाहिए। ये स्टार्ट कहाँ हुआ? यूएसए में 1848 में। उसके बाद धीरे धीरे करते पूरे वर्ल्ड में ये स्प्रेड हो गया था। The movement gathered great strength in the years following the First World War, and between 1914 and 1939 about 28 नेशन। धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1914 से 1939 में वो 18 नेशंस में स्प्रेड हो गया था, इंक्लूडिंग यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, कनाडा, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। ये सारे कंट्रीज थे जहां पे ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। Gave women the right to vote. In India, however, women voted alongside men in the country very first general election in 1952. 1914 से 1939 में 28 नेशंस में ये पूरा फैल गया था, जिसमें ये सारे कंट्रीज इंक्लूडेड थे। हमारे इंडिया में ये मूवमेंट 1952 में स्टार्ट हुआ, जब फर्स्ट टाइम वुमेन ने वोटिंग का अधिकार पाया था और वुमेन ने वोटिंग किया था। आई होप जो भी यहाँ पे मैंने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसी समझाया है वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई है तो आप जूम क्लास में या फिर मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। I'll catch you again in the next period very soon. Till then, bye bye.